हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे और जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन था बेसिकली ये, जिसको हमने बाद में थोड़ा अमेंड कर दिया था, करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो किसी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो यूनिट वेक्टर है उसको फाइंड करने का जो प्रॉपर मेथड है, ओके। तो फिर हमने जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको जो कार्टेशियन सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स हैं उनके साथ उनका रिलेशन भी हमने ऑब्टेन किया था। और ये चीज़ भी हम चेक कर पाए थे कि हाँ रियली ये पॉइंट टू पॉइंट तो डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे आर यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, ओके। ऑर्थोगोनल एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो नोशन आ रहा था वो। इसी से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखते हैं। ये इनिशियल जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेडियंट और इस तरह के कंसेप्ट सीख रहे हैं, हो सकता है उनके लिए थोड़ा ही एडवांस्ड हो, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि वो लोग भी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, ओके। मैं इस पॉइंट की अभी बात करूँगा। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आप प्लॉट करने की कोशिश कीजिए आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स अलग अलग पॉइंट्स पे टू डायमेंशनल प्लेन में। तो मैंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स पे, एक सर्किल किसी रेडियस का, आर्बिट्री रेडियस का, उसके सरकमफेरेंस पे कुछ पॉइंट्स पे अगर मैं आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स प्लॉट करूँ, देखिए इन सारे आगे के उनमें भी आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स की मैंने लेंथ पे कंसंट्रेट नहीं किया है ड्राइंग करते हुए, ओके। मैं केवल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है क्योंकि हमें पता है लेंथ तो यूनिटी है। तो आपको जैसे इसी फिगर में देखिए, हो सकता है ये सारे वेक्टर्स जो रेड वाले हैं बराबर लेंथ के नहीं हैं, ये आर यूनिट वेक्टर्स हैं अलग अलग पोजीशन पे। जैसे ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा, लेकिन ये सब आर यूनिट वेक्टर्स ही हैं, ओके। हैंड ड्राइंग में इतना प्रिसीजन नहीं आ पाता है, तो ये सब भी है। तो मेनली वैसे भी हमारा इंटरेस्ट डायरेक्शन में है, ओके। वो हमें पता है, हमें यूनिट लेंथ देनी है। तो से इस पॉइंट, ये अगर आपका पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पे आर यूनिट वेक्टर, ये ओरिजिन को उस पॉइंट पी से ज्वाइन कीजिए और उस डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का एक वेक्टर बना दीजिए। ये है आर यूनिट वेक्टर इस पॉइंट पे, और थीटा यूनिट वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर, ओके। अब मैं सीधे परपेंडिकुलर के टर्म में कह रहा हूँ, अदरवाइज उसको आप उस तरह से भी समझिए कि हाँ थीटा इंक्रीजिंग की डायरेक्शन ये है। अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो इसी सर्किल में अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे, ओके, और थोड़ा आगे जाने के लिए जो आपकी, जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, अगर आप इसे मोशन की तरह सोच रहे हैं तो मोशन की डायरेक्शन आपकी टेंजेंशियल होनी चाहिए, ये ब्लू जो कर्व है। तो ये आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर इस पॉइंट पे। अगर आप यहाँ पे हैं तो आर ये यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर ये, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप खड़े हैं तो रेडियल कोऑर्डिनेट के प्योर इंक्रीज के लिए, प्योर इंक्रीज मतलब केवल आर की वैल्यू बढ़े और थीटा की वैल्यू अनचेंज रहे, आपको इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना होगा, ओके। ये आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर। ऐसे ही अगर आप इस पॉइंट में हैं तो इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया, आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर, एंड सो ऑन। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स पे, इस पॉइंट में तो ये ओरिजिन से ज्वाइन किया, आर यूनिट वेक्टर ये और थीटा यूनिट वेक्टर ये, ओके। थीटा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा 90 डिग्री, इधर को नहीं होगा, ओके। इसके साथ इसमें ओके, यू कैन थिंक ऑफ इट दिस वे। अगर मैं इसी कलर के स्केच पेन से यहाँ पे यूज़ कर सकूँ, ये है ये 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 वाले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी भी पॉइंट पे आर और थीटा ही है। लेकिन जैसे जैसे आप इस सर्किल के इन पॉइंट्स पे जाते हैं तो हो क्या रहा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली रोटेट हो रहा है। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि हर पॉइंट का जो आर थीटा सिस्टम है, हर पॉइंट का आर थीटा सिस्टम मतलब ये, ओके। आर थीटा सिस्टम तो वैसे पूरा है, पर एक पॉइंट पे जो आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है। इस सर्किल पे आगे जाने पे ये इस तरह से कुछ रोटेट हो रहे हैं। यहाँ तक आते आते, वाई एक्सिस तक आते आते ये सिचुएशन ये हो चुकी है, ये है आर और ये है थीटा। और आप इस सर्किल के और इधर को आते हैं तो ये रोटेशन कंटिन्यू कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। इस पॉइंट तक आते आते, माइनस वाई एक्सिस तक आते आते सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है। और फिर ये कंटिन्यूएशन है, ये इस पॉइंट तक आते आते सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। इस पॉइंट पे रफली ये सिचुएशन है, अभी एग्जैक्ट हो रही, बट समथिंग लाइक दिस। दोनों का एंगल 90 डिग्री है। ये रेड आर की डायरेक्शन है, ये ब्लू थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, एंड फिर ये, ओके। ऐसे ही आप किसी और पॉइंट पे भी फिर ये सिचुएशन होगी। आप बड़ा सर्किल इमेजिन कीजिए, ओके, तो सिचुएशन कंटिन्यूस। तो ये आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स जो हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, दे बिहेव समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब अगेन इस रिलेशन को जरा देखें, इसको एक, इन रिलेशंस को जरा एक दूसरी तरह से भी हम इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगा मैं। आर थीटा और आई जे यूनिट वेक्टर्स के बीच का आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन कह सकते हैं। देखिए, एक था एक्स वाई और आर थीटा के बीच का रिलेशन, कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, वो था कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। ये है करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसे कह सकते हैं। आई जे यूनिट वेक्टर्स, आर थीटा यूनिट वेक्टर्स। अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, इस तरह के रिलेशंस कहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं मैथमेटिक्स करते हुए ईजीनेस के लिए। ये वेक्टर्स कांस्टेंट हैं जबकि ये नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट। आप यहाँ देखिए,
ये डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, ओके दिस। और फिर हम इनके इन्वर्स रिलेशन भी निकालना चाहेंगे। इन्वर्स रिलेशन से मेरा मतलब ये है, ये इक्वेशंस आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स को आई और जे यूनिट वेक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इन इक्वेशंस को इन्वर्ट करने का मेरा मतलब है आई और जे का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा यूनिट वेक्टर्स। तो वो ऑब्टेन करना बड़ा ईजी है। बेसिकली अगर मैं कहूँ आपको आई और जे के लिए इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ओके। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली इक्वेशन को अगर माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म बनेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, और फिर आप ऐड कर दें तो ये टर्म आप चेक कर सकते हैं उस केस में कैंसिल होंगे, और ऐड करके आपके पास केवल यूनिट वेक्टर आई बच जाएगा, ओके। तो कॉस थीटा टाइम्स आर माइनस साइन थीटा टाइम्स थीटा यूनिट वेक्टर आई की वैल्यू। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड इक्वेशन को कॉस थीटा से, तो ये दोनों टर्म्स ऐड करके केवल जे यूनिट वेक्टर सर्वाइव करेगा, और ये टर्म उस समय कैंसिल हो रहा होगा। यू कैन चेक इट योरसेल्फ। तो इन्वर्स रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं, वो मैं आगे यूज़ करूंगा सीधे सीधे, कि आप आई और जे को भी आर और थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर अभी इसी रिलेशन को देखें, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, इस रिलेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर सकता हूँ। ये आर और थीटा जो हैं, माना ये एक मैट्रिक्स है, दो रोज हैं, एक कॉलम है, 2x1 की मैट्रिक्स जिसे आप कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या 2x1 की मैट्रिक्स, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की, और फिर आई और जे की भी एक कॉलम मैट्रिक्स, ओके। दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को अगर आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जो आपकी फर्स्ट रो बनेगी कॉस थीटा इंटू आई प्लस साइन थीटा इंटू जे, ये तो आर बराबर उसके मैट्रिक्स की इक्वालिटी का नियम अगर हम यूज़ करें, और सिमिलरली थीटा यूनिट वेक्टर या इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपको सेकंड रो मिलेगी माइनस साइन थीटा टाइम्स आई प्लस कॉस थीटा टाइम्स जे। तो ये जो रिलेशन है इसको एक थोड़ा एलिगेंट फॉर्म में मैट्रिसेस की मदद से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। ये इसको मैंने ऐसे ही लिखा, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो देखिए ये मैट्रिक्स केवल थीटा पे डिपेंड कर रही है, थीटा फंक्शन थीटा, थीटा का फंक्शन, थीटा का फंक्शन। तो इस मैट्रिक्स का नाम अगर मैं आर रख दूं, आर क्यों रखा वो अभी स्पेसिफाई करता हूँ, और ये मैंने 2b क्यों लिखा है दैट कम्स, बट इस मैट्रिक्स का नाम माना मैंने आर थीटा मैट्रिक्स रख दिया, एक आर मैट्रिक्स है और वो केवल थीटा पे डिपेंड करती है दिस। तो इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैंने ये क्यों किया, आप में से जो लोग 2D रोटेशंस जिन्होंने स्टडी किए हैं, ओके, वो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं 2 डायमेंशन में रोटेशन मैट्रिक्स। 2 डायमेंशन में बेसिकली सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, अभी के लिए आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, माना आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई वाला, ये एक्स वाई, और आप एक दूसरा कार्टेशियन वाला ही कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, लेकिन जिसकी एक्सिस इसके रेस्पेक्ट में रोटेटेड हूँ। इस तरह से सोचिए, ये आपका एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई कह रहा है, लेकिन कोई दूसरा आदमी यूज तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कर रहा है, पर उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हैं, ये जिन्हें मैंने एक्स डैश और वाई डैश लिखा है, दूसरे वाले ऑब्जर्वर जिसे हम कहते हैं एक ऑब्जर्वर और दूसरा डैश्ड ऑब्जर्वर। तो एक ऑब्जर्वर अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहा है कार्टेशियन, दूसरा भी इस्तेमाल तो कार्टेशियन ही कर रहा है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरे के रेस्पेक्ट में जिसे हम कहते हैं थीटा डिग्री अगर रोटेटेड है, तो वो दोनों लोग किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जब डिस्क्राइब करते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन को जब डिस्क्राइब करते हैं, तो उन दोनों के बीच जो कनेक्टिंग मैट्रिक्स होती है वो यही होती है। इस समय हमें एक स्लाइटली डिफरेंट रूप में मिली है, वैसे वही बात है वो, लेकिन ये इसीलिए मैंने इस चीज़ को हम कहते हैं, अरे ये दोनों ऑब्जर्वर्स एक ही फिनोमिना को देख रहे हैं, एक ही पॉइंट को देख रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वर दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रोटेट। तो इसी तरह की मैट्रिक्स वहाँ पे आती है, और इसलिए मोस्ट जनरली इसे हम कहते हैं ये रोटेशन मैट्रिक्स है 2 डायमेंशन में, ओके। लेकिन अभी के लिए आप उसमें ना भी जाएं तो सिंपली इस मैट्रिक्स का नाम मैंने आर रख दिया, मैं बाद में 2 वगैरह भी हटा दूंगा, 2 फॉर 2 डायमेंशन, आर थीटा का फंक्शन है, तो ये ओके। अदरवाइज मैंने ये सिचुएशन भी लिखी है कि जब अगर हम इस तरह की सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं कि हाँ कार्टेशियन ही कोऑर्डिनेट्स हों, पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेटेड है, तो वहाँ पे भी इस तरह की मैट्रिक्स आती है, ओके। इसको आप केवल इस मैट्रिक्स का नाम समझ लीजिए। इस मैट्रिक्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखना चाहेंगे, लेकिन ओके दिस ये अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, ये वाला जो रिलेशन है, मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा, दूसरा आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। ये रिलेशन इस तरह का आया, इसका मतलब क्या है, इसको भी आप फिगर में भी आपको समझना चाहिए। आर यूनिट वेक्टर कॉस थीटा टाइम्स आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा टाइम्स जे यूनिट वेक्टर क्यों आया, इस फिगर को इस तरह समझिए। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एक्स और ये वाई है। अब कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे रेडियल वेक्टर ये होता है, रेडियल यूनिट वेक्टर ये होता है आर यूनिट वेक्टर,
ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये आपका रेड वेक्टर जो है यूनिट लेंथ का, ये आपका आर यूनिट वेक्टर है। अगर अब इसे एक सिंपल किसी वेक्टर की तरह सोचिए, ए ये कोई वेक्टर आपको दे रखा है। अब किसी वेक्टर को जब आप कार्टेशियन में डिकम्पोज करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में डिकम्पोज करते हैं, तो किसी वेक्टर के कार्टेशियन में कैसे डिकम्पोज करते हैं? आप इसका प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब ये यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक्सिस यहाँ शिफ्ट कर दी, और वाई मतलब इस वेक्टर को आप सोच सकते हैं ये इससे और इससे मिलके बना है। ये जो रेड वेक्टर है ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम के रूप में लिख सकते हैं। अब ये वेक्टर कितना होगा? ये वेक्टर है किस डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर आई की डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो इसकी आई वाली है, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी आई की डायरेक्शन है। और ये लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? ये एंगल अगर थीटा है, पी पॉइंट का एंगल, लाइन ज्वाइनिंग का एंगल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो लाइन है उसका एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, ये जो रेड वेक्टर जो है, जो आर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होना मतलब उसकी लेंथ 1 है। ये रेड वेक्टर की लेंथ 1 है, तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 1 है। ओके, तो अगर इस ट्रायंगल की ये साइड 1 है तो ट्रायंगल का बेस कितना होता है? अगर साइड ए होती तो ए कॉस थीटा, साइड 1 है 1 कॉस थीटा, मतलब सिंपली कॉस थीटा। ये साइड जो है इसकी लेंथ है कॉस थीटा, और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई। तो अगर आप इसको वेक्टर के रूप में लिखना चाहेंगे इसको, तो ये कॉस थीटा आई तो होगा यूनिट वेक्टर, कॉस थीटा इंटू आई यूनिट वेक्टर। और ऐसे ही ये जो साइड है आप खुद चेक कर लीजिए, इसकी लेंथ होगी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है जे। तो इसको जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे साइन थीटा इंटू जे, तो इस आर यूनिट वेक्टर को आप बना सकते हैं मैथमेटिकली कॉस थीटा टाइम्स आई प्लस साइन थीटा टाइम्स जे। इसी इक्वेशन यही कह रही है, नथिंग मोर देन दिस। ऐसे ही आप थीटा यूनिट वेक्टर के लिए खुद एनालिसिस कर लीजिए। ओके दिस, तो एक ही सिचुएशन को आपको कई तरह से देखना आना चाहिए, हाँ, कि हम हर कई तरह से उसे समझ सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम या सिचुएशन आपको पता नहीं कौन से एनालिसिस की जरूरत पड़ जाए। ओके दिस, अच्छा, लेकिन मैं जो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक डिफरेंस पॉइंट करना चाहता हूँ, जो लोग इस चीज़ को जानते हैं। अदरवाइज अब जो नहीं जानते हैं वो सिंपली ये सोचिए, हाँ इस रिलेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया और ये मैट्रिक्स का नाम हमने आर रख दिया। लेकिन जो लोग इस सिचुएशन को समझते हैं, देखिए इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। जब हम इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, रोटेशन जिसे हम कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का सिंपल रोटेशन कहते हैं, वहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन थीटा कांस्टेंट होता है। माना मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन है, दोनों के बीच का रोटेशन एंगल माना 30 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 30 है। लेकिन इस वाले रिलेशन में ये थीटा, आप जिस पॉइंट पे आर और थीटा यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट के लिए थीटा की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगेन इस फिगर में हम लौटें, आप इस पॉइंट के आर और थीटा यूनिट वेक्टर को इस रिलेशन से जब डिस्क्राइब करते हैं तो उस समय थीटा ये वाला एंगल होता है। अच्छा, इस पॉइंट पी पे हम बात कर रहे हैं, माना पी आपने इस पॉइंट का नाम रखा, तो पी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा है। इस आर और इस थीटा को अगर आप आई और जे से रिलेट करना चाहेंगे इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ, तो उस समय थीटा ये वाला आएगा, पॉसिबली माना ये 30 डिग्री है। लेकिन अगर आप माना इस पॉइंट की बात करते हैं, अब पॉइंट पी ये है, या इसे पी डैश हम कहें, इस पॉइंट पी डैश के जो आर और थीटा हैं निकलेंगे तो इसी तरह के रिलेशन से, लेकिन इस पॉइंट पी डैश के लिए थीटा ये एंगल है, ये लाइन ज्वाइनिंग का एक्स एक्सिस का एंगल, पॉसिबली 140 डिग्री फॉर एग्जांपल। तो ये थीटा कांस्टेंट नहीं है। इस सिचुएशन में तो थीटा कांस्टेंट होता है, बस आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री से ओवरऑल रोटेट कर दिया, थीटा का रोटेशन हो गया बस। लेकिन ये जो सिचुएशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक तरह के हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हर पॉइंट के लिए आर और थीटा निकालने के लिए उस पॉइंट के लिए थीटा की कितनी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो इस एक्सप्रेशन को लिखने का वैसे सही तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं लिखूंगा नहीं आगे से, लेकिन ये आर एट पॉइंट पी अगर आप इसे कह रहे हैं तो आप इस आर और इस थीटा की बात कर रहे हैं। अगर आप पॉइंट पी इसे कह रहे हैं तो इस आर और इस थीटा की बात कर रहे हैं। इसे पॉइंट पी कह रहे हैं तो जिस पॉइंट का आर और थीटा आपको निकालना है, ये वाली मैट्रिक्स लीजिए, लेकिन उसमें थीटा भी उसी पॉइंट का होना चाहिए। उस पॉइंट का थीटा आप समझ रहे हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। ओके दिस, तो कॉस थीटा एट पॉइंट पी वाला साइन थीटा, तो ये सारे थीटा के साथ मैंने पी अटैच कर दिया, थीटा एट द पॉइंट पी। आई और जे के साथ कुछ पी अटैच करने की जरूरत नहीं है, आई और जे कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, चाहे आप यहाँ पे खड़े हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे यहाँ हैं। आई यूनिट वेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का, जे यूनिट वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का, तो इनके साथ वो जरूरत नहीं है। लेकिन जिस पॉइंट पे आप आर और थीटा निकालने में इंटरेस्टेड हैं वो
इसी तरह की रोटेशन मैट्रिक्स से कनेक्टेड है जो यहाँ आता है, पर यहाँ तो रोटेशन का ओवरऑल एक ही एंगल होता है। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे के रेस्पेक्ट में 20 डिग्री घुमा दिया, बस थीटा की वैल्यू 20। लेकिन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ का आर थीटा निकालने के लिए ये वाला थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ का आर थीटा निकालने के लिए थीटा की जगह 90 रखना पड़ेगा, यहाँ का आर थीटा निकालने के लिए 180 डिग्री रखना पड़ेगा, एंड सो ऑन तो दिस ओके। तो ये है, ये जैसे मैंने इस फिगर में दिखाने की कोशिश की है। माना आप इन 3 पॉइंट्स को ही देखें, ये एक पॉइंट P1 P2 P3 कुछ भी आप नाम लें, तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके अगर मैं इस पॉइंट के आर और थीटा निकालना चाहूँगा तो मुझे थीटा की जगह 0 डिग्री रखना है। माना थीटा को मैंने θ1 लिखा, लेकिन इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू तो 0 होती है, तो थीटा इक्वल टू 0 इस एक्सप्रेशन में रख के मैं इस पॉइंट के आर और थीटा निकाल पाऊंगा आई और जे के टर्म्स में। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा, अरे इस पॉइंट पे ये थीटा की वैल्यू होती कितनी है। माना वो θ2 है, से फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री, तो cos 20 डिग्री sin 20 डिग्री माइनस sin 20 cos 20, ये रख के आई और जे तो कांस्टेंट हैं, मुझे जो आर और पी मिलेंगे वो आर और थीटा मिलेंगे वो ये वाले होंगे, ये और ये। ऐसे ही अगर मुझे इस पॉइंट के लिए चाहिए तो इस पॉइंट का थीटा लेना पड़ेगा, पॉसिबली से 50 डिग्री जो भी है, ओके दिस। तो अगेन वेक्टर की लेंथ पे आप ध्यान ना दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लू एरो अगर मैं लंबा बनाता वो इस लाइन को क्रॉस करता, इसलिए मैं इसमें छोटा बनाया है, ये लंबा लग रहा है। ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, सब के सब यूनिट वेक्टर्स हैं। लेंथ पे ध्यान ना दीजिए, मेनली डायरेक्शन पे कंसंट्रेट कीजिए। तो ये ओके। तो आप इस फिगर में बहुत सिंपली देख सकते हैं, अरे आर और थीटा और यहाँ के आर और थीटा तो अलग अलग हैं, डायरेक्शन वाइज अलग अलग हैं। वो अलग अलग क्यों हुए? आई और जे तो हमेशा सेम है, लेकिन थीटा की वैल्यू आप हमेशा अलग अलग ले रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू अलग अलग ली तो उस पॉइंट के लिए जो आर और थीटा जनरेट हुए, अगर मैं इसे जनरेट होना बोल सकूं, तो आर और थीटा जो जनरेट हो रहे हैं इस तरह के एक्सप्रेशन से, वो डेफिनेटली अलग अलग है, ओके। अच्छा, अब एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। मैट्रिसेस में आपने कुछ शब्द पढ़े होंगे, जिन्होंने बहुत स्कूल लेवल से भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने भी मैट्रिसेस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और पॉसिबली उन्होंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक शब्द सुना होगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किस तरह से फिजिक्स में अपीयर होती हैं वो मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल ही से आप समझिए। जो इन्वर्स रिलेशन मैंने इस लेक्चर के शुरू में बात की थी वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये आप खुद ऑब्टेन करके ट्राई कर लीजिए। आई और जे को अगर मैं आर और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो ये रिलेशन बनते हैं, ओके। सिंपली ये रिलेशन ऐसे आए हैं, उन इक्वेशंस को कॉस थीटा या माइनस साइन थीटा जिससे भी मल्टीप्लाई किया, एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट, कुछ इस तरह की प्रोसेस, ये इन्वर्स रिलेशन है, ओके। अगेन देखिए यहाँ पे थीटा में मैंने के साथ जो मैंने पिछले एक्सप्रेशन में लिखा था कि थीटा एट पॉइंट पी, वो मैंने पी अब ड्रॉप कर दिया। वो अंडरस्टूड है कि जब इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं, चाहे आर थीटा को आई जे के टर्म में लिखें या आई जे को आर थीटा के टर्म में लिखें, यूनिट वेक्टर्स के टर्म में, तो थीटा जो है ये वो किस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उस वाले एंगल का थीटा है। तो थीटा हमेशा थीटा पी है, ओके। लेकिन पी मैं नहीं लिखूंगा। इस इक्वेशन को भी मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रख सकता हूँ। आई जे की एक मैट्रिक्स बनाई, आर और थीटा की एक मैट्रिक्स बनाई, और कोफिशिएंट जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम इसे कहते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। पिछली वाली मैट्रिक्स थी, इधर आर जे था, यहाँ यहाँ आर थीटा था, यहाँ आई जे था, और कुछ मैट्रिक्स आई थी जिसका नाम हमने आर रख दिया था। अब आप सोचिए पिछली मैट्रिक्स का नाम आर था, ये पिछली वाली मैट्रिक्स नहीं है, ये उससे अलग है। बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं है उससे, बल्कि अभी हम देखेंगे कनेक्टेड है, लेकिन ये एक अलग मैट्रिक्स है। आप एंट्रीज देख सकते हैं, उसमें यहाँ माइनस साइन थीटा था और यहाँ पे प्लस साइन थीटा था, ओके। देख, तो जो इन्वर्स रिलेशन है उसको भी मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि अच्छा आई जे बराबर सम मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का नाम माना मैंने कैपिटल एम रख दिया, और आप देख सकते हैं एम भी थीटा का फंक्शन है, एम थीटा दिस। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने क्लैरिटी के लिए लिखा भी है, एम मैंने इस मैट्रिक्स का नाम रखा है, आई जे को एम इंटू आर थीटा वाली मैट्रिक्स। और जो पिछले रिलेशन में आई थी उस रिलेशन को मैंने यहाँ पे फिर से रिपीट किया है। आर थीटा को जब आई जे के टर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे जो मैट्रिक्स आई थी उसका नाम हमने आर रखा था, आर ये वाली मैट्रिक्स थी। आप यहीं से देख लीजिए, ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का ऑपरेशन आप जानते हैं, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज के ऑपरेशन का मतलब होता है आई जेथ पोजिशन पे जो एलिमेंट होता है उसको जे आयथ पोजिशन पे भेजना, या बहुत सिंपली गए रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रोज में, ओके। ये मैं थोड़ा क्वालिटेटिवली कह रहा हूँ बट दिस। तो अगर आप माना इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो ये मैट्रिक्स बनती है, या इसका ट्रांसपोज लें तो ये बनती है, ओके दिस। तो ये एम मैट्रिक्स और आर मैट्रिक्स एक्चुअली बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। ये एम मैट्रिक्स जो है ये आर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अगेन अभी से इस तरह समझिए, आई जे को आर थीटा से कनेक्ट करने के लिए अगर आर मैट्रिक्स पिक्चर में आ रही है तो इन्वर्स रिलेशन जो है, इन्वर्स रिलेशन मतलब
आर थीटा को आई जे से कनेक्ट करने के लिए एम, या एम के बजाय अब आप आर टी सोचिए, आर का ट्रांसपोज। एक ट्रांसफॉर्मेशन अगर आर की मदद से हो रहा है तो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आर के ट्रांसपोज की मदद से हो रहा है। ओके, अच्छा, एक चीज़ मैं इसे बाद में करूंगा, इसको अभी छोड़ देते हैं। लेकिन केवल कहानी इतनी नहीं है, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देखिए, ये जो रिलेशन है मैट्रिक्स में, आप जानते हैं ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, इनको कल वो सोचिए, इनकी एंट्री पे अभी ध्यान मत दीजिए। सब मैट्रिक्स इज इक्वल टू सब मैट्रिक्स इनटू सब मैट्रिक्स। अगर इस आर मैट्रिक्स का एक इनवर्स हो, और वो होगा वैसे, ओके, एग्जिस्ट करता है, मतलब मैं ये पॉइंट इसलिए वो कर रहा हूँ क्योंकि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई जरूरी नहीं हो इनवर्स हो, लेकिन इस आर मैट्रिक्स का इनवर्स का नाम माना है आर इनवर्स। तो अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड आर इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ, फ्रंट में आर इनवर्स से यहाँ और आर इनवर्स से यहाँ, इस इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा, आर इनवर्स इंटू आर थीटा बराबर आर इनवर्स इंटू आर। आर इनवर्स आर इन मैट्रिक्स का इनवर्स है, और आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडेंटिटी मिलता है। तो यहाँ आपको मिलेगा आइडेंटिटी, ओके, इंटू आई जी। इस रिलेशन को मैंने ऐसे में लिखा है, इस लेफ्ट राइट हैंड साइड को पहले लिख दिया क्योंकि आर इनवर्स इंटू आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो सेम यही चीज़ मिलेगी। तो आई जे बराबर आर इनवर्स इंटू। बेसिकली मैंने किया क्या है, इतना मुझे कॉम्प्लिकेटेड कहने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स रिलेशन दिया होता, हम अभी इस वाले की तरफ नहीं भी देखते, तो इस तरह का रिलेशन आप पे दिया होता, तो इस रिलेशन को आप इन्वर्ट करके कुछ इस तरह से लिखते कि हाँ भाई, अगर हम आई जे को आर थीटा से के टर्म्स में लिखना चाहें तो मुझे आर के बजाय आर इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर इन्वर्स। लेकिन अब इस वाले रिलेशन पे चलिए आप, आई जे का जो आर थीटा यूनिट वेक्टर से रिलेशन है, वो वाली एग्जैक्ट मैट्रिक्स तो मैंने निकाल रखी है जिसको हमने एम नाम दिया, और साथ साथ हमने ये भी चेक कर लिया था ये एम एक्चुअली आर का ट्रांसपोज है। अब आप इस लाइन और जरा इस लाइन को देखिए, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, इसको और इसको, आई जे आर थीटा, यहाँ कनेक्ट करने वाली मैट्रिक्स एम, और इस मैथमेटिक्स से ये तो आर इनवर्स के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब एम मैट्रिक्स असल में आर इनवर्स के बराबर होनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स आर जो है बड़ी खास है, वो जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज वाली मैट्रिक्स होती है। एम जो है वो आर के ट्रांसपोज के भी बराबर है, और वही एम आर के इनवर्स के भी बराबर है। इसका मतलब आर का ट्रांसपोज और आर का इनवर्स एक ही चीज़ है, ये भी और ये भी एक ही चीज़ है। सो आर इज स्पेशल, आर इनवर्स इज इक्वल टू आर टी। अगेन इस इक्वेशन को अगर आप दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करें, चाहे फ्रंट में चाहे बैक में, मैट्रिसेस में आप जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, लेकिन इस केस में आप आर से चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करें, आर इंटू आर इनवर्स आइडेंटिटी बनेगा, या आर इनवर्स इंटू आर भी करें, जबकि यहाँ बनेगा एक बार आर इंटू आर टी और एक बार आर टी इंटू आर, दोनों प्रोडक्ट कितने के बराबर, आइडेंटिटी। जो मैट्रिक्स इस तरह की प्रॉपर्टी को ओबे करती हैं उन्हीं को आप ऑर्थोगोनल कहते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही आप ये देते हैं, ये या ये इस तरह से भी देते हैं। कोई जनरल मैट्रिक्स ए आपके पास है तो आप कहते हैं उसको ऑर्थोगोनल आप तब कहेंगे अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी, या ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पे हमने ये इस्टेब्लिश किया, ये जो मैट्रिक्स आर है, ये वाली, ये जो हमारे इस रिलेशन में आई थी और जिसकी एग्जैक्ट एंट्रीज ये हैं, ये मैट्रिक्स बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी वाली है। ये एक्चुअली एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस सिचुएशन को कुछ इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगेन फिगर के टर्म में, ये आई जे यूनिट वेक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं और ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आई जे का जो आर थीटा से कनेक्शन है, अगर वो आर की मदद से होता है, ये आई जे का कनेक्शन आर थीटा से अगर आर मैट्रिक्स की मदद से होता है, तो आर थीटा का कनेक्शन आई जे से, आर थीटा का कनेक्शन आई जे से, ये दूसरी वाली इक्वेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप जिसे हम कह सकते हैं, वो एम की मदद से हो सकता है। और एम क्या है, आर इनवर्स। ये आर से कनेक्शन है तो यहाँ आर इनवर्स से। ओके, कनेक्शन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दिस। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इस मैट्रिक्स की, इसकी हमें वैसे जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, बट एक पॉइंट मैं शो करना चाहूँगा, शायद सबके को समझ भी ना आए, लेकिन फिर भी इतना टफ भी नहीं है। इस आर मैट्रिक्स की एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसका डिटरमिनेंट अगर आप निकालें तो वो +1 के बराबर है। आप ऐसे ही निकाल सकते हैं इसका डिटरमिनेंट, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इस टर्म में एक माइनस आएगा,
और एक माइनस पहले से है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये आर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं +1 है। और इस एम मैट्रिक्स का आप सीधे भी चेक कर सकते हैं, इसका भी डिटरमिनेंट 1 है। ओके, इनफैक्ट ये आपको शायद पता होगा, किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर होता है, ट्रांसपोज ऑपरेशन से डिटरमिनेंट पे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहीं से जितना आर का डिटरमिनेंट है उतना ही आर टी का भी होगा। आर टी मतलब एम, मतलब उतना ही डिटरमिनेंट किसका होगा, एम का। वो हम ऐसे भी देख सकते हैं और फिर यहाँ से भी डिटरमिनेंट ऑफ एम भी कितना होगा, +1। ओके दिस। और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने और एम्फेसाइज किया है, किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का डिटरमिनेंट जो होता है, खुद मैट्रिक्स के का अपना डिटरमिनेंट जो होता है उसका इन्वर्स होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी 1 है और ये भी 1 है। अदरवाइज माना हमारी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल नहीं होती तो अगर आर का डिटरमिनेंट 2 होता तो आर इन्वर्स का डिटरमिनेंट 1/2 होता, लेकिन यहाँ पे दोनों +1 है। ओके दिस। इनफैक्ट ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जनरल प्रॉपर्टी है, शो बहुत इजीली शो की जा सकती है कि किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो +1 ही होता है या -1 ही होता है। मैं जनरल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का केवल एक एग्जाम्पल है, और भी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हो सकती हैं, लेकिन फिर ये हम शो कर सकते हैं बहुत इजीली कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट या तो हमेशा +1 होगा या -1। तो ये जो पर्टिकुलर जिसे हम रोटेशन मैट्रिक्स टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर आता है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +1 होता है। ओके दिस। अच्छा, एक चीज़ और देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग, मैंने यहाँ पे एक नॉमेनक्लेचर ही मैं कहूँगा या एक तरह का मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा इसके सिंबल्स को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने किया क्या, आई और जे जो यूनिट वेक्टर्स थे उनको लेके एक कॉलम मैट्रिक्स बनाई, और उन्हीं आई और जे को लेके एक रो मैट्रिक्स। रो मतलब इसका ट्रांसपोज। आप सोचिए आई जे की एक मैट्रिक्स थी, इसका नाम आपने कुछ भी रख दिया, ये एक्स है माना, इस मैट्रिक्स का नाम माना आपने एक्स रखा। आई और जे कॉलम मैट्रिक्स 2x1 की 2 रो 1 कॉलम। तो अगर आपको कोई एक्स टी निकालने को कहे तो ट्रांसपोज यही तो होगा, आई जे। ओके, ये कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे मैंने जो चीज़ की है इसको समझिए, अगर ये x है तो ये एक्स टी है, मैंने x इंटू एक्स टी किया है, लेकिन साथ में मैंने यहाँ पे एक डॉट भी लगा रखा है। डॉट का सेंस ये है, जब मैं इसको इनको और इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्योंकि इसकी एंट्री है वेक्टर्स और इसकी एंट्री भी है वेक्टर्स, तो ये वेक्टर्स के बीच में एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट लूँगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तो ध्यान रखूँगा ही रखूँगा, लेकिन माना ये नंबर्स होते, ये नंबर 2 होता तो ये भी 2 होता, तो 2 इंटू 2 में 4 करता, पर ये आई है, ये आई है, वेक्टर्स हैं, तो आई इंटू आई का मतलब क्या है, मैं आई और आई के बीच एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट लूँ, पहले तो आप चेक कर लें इस मैट्रिक्स को क्या इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका साइज़ है 2x1, इसका 1x2, तो ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो सकती है, और फाइनल मैट्रिक्स का साइज़ बनेगा 2x2। बस आपको ध्यान ही रखना है, मैं मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा हूँ, बट जो भी मल्टीप्लिकेशन का टर्म आएगा उसमें बीच में डॉट होगा। तो अब अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आपको जो टर्म्स मिलेंगे, इस 2x2 मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स मिलेंगे, आई डॉट जे, जे डॉट आई एंड जे डॉट जे। और आई डॉट आई आप जानते हैं 1, आई डॉट जे और जे डॉट आई 0 और जे डॉट जे। एक्चुअली ये मैंने किया तो आर्बिट्रेरीली, लेकिन ये बेसिकली ये क्यों बना कि इस तरह का प्रोडक्ट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बना, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने का कारण क्या था, आपके आई और जे जो हैं ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या है, ये अगर मैं फिगर में दिखाऊं सिंपली मैं ऐसे कह सकता हूँ, आई ये है, जे ये है, अपने आप दोनों वेक्टर्स की लेंथ यूनिटी है 1, और आपस में दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल। अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 बनता है, और किसी दूसरे के साथ आई का जे के साथ या जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना बनता है, 0। इसे ही हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मलिटी। तो जो इसे मैं ओरिजिनल सेट कह रहा हूँ, हमने पहले कार्टेशियन सिस्टम से शुरू किया था, तो आई जे मेरे ओरिजिनल यूनिट वेक्टर्स हैं। तो ओरिजिनल यूनिट वेक्टर्स जो हैं, ये कंडीशन जो मैंने ये बनाया, अगर मैं इसे x और दूसरे को xt कहूँ तो बेसिकली मैंने ऑर्थोनॉर्मलिटी को सोचो एक तरह से चेक करने की कंडीशन थी। इस तरह से हम ऑर्थोनॉर्मलिटी को चेक कर सकते हैं, आप ऐसे सोचिए। ओके दिस। लेकिन ये ऑर्थोनॉर्मलिटी हमने ओरिजिनल सेट में चेक की है। ओरिजिनल मतलब आई और जे के बीच। हमें वैसे भी पता था कि हाँ आई और जे इस तरह का, लेकिन उसको मैट्रिक्स फॉर्म में या मैथमेटिकली चेक करने के लिए हमने एक कॉम्प्लिकेटेड, आप सोच सकते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस डिवाइस किया। ओके, लेकिन इसका एडवांटेज देखिए, अब अगर यही प्रोसेस मैं अपने नए कोऑर्डिनेट्स के साथ करूं तो आर थीटा के साथ, अब वैसे तो हम पीछे चेक कर चुके हैं और फिगर में भी कई बार देख चुके हैं और बार बार कह रहे हैं कि आर और थीटा आपस में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल। पर माना हमें ये कुछ नहीं पता,
मुझे केवल ये पता है कि आर और थीटा और आई और जे को कोई मैट्रिक्स कनेक्ट करती है। मुझे उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी नहीं पता, मेरे पास केवल एक रिलेशन है कि हाँ भाई पुराने जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं और जो नए यूनिट वेक्टर्स हैं उनको कोई मैट्रिक्स कनेक्ट करती है। आर मुझे बस एक पता है, एक 2x2 की मैट्रिक्स है, बस मुझे इतना ही पता है। तो फिर भी मैं इस आर मैट्रिक्स के बारे में क्या कुछ बता सकता हूँ? माना ये नॉलेज मेरे पास, बाकी कुछ नहीं है, बस मेरे को ये दे रखा है किसी ने, हाँ भाई आई जे और आर थीटा के बीच कुछ इस तरह का कनेक्शन है। तो उस केस में अगर मैं इसी तरह का प्रोडक्ट, पुराने वाले यूनिट वेक्टर्स का जो कॉलम वेक्टर था उसका नाम माना मैंने एक्स रखा, नए वाले यूनिट वेक्टर्स का जो कॉलम वेक्टर है उसका नाम मैंने वाई रखा, तो मैं अब इस तरह का प्रोडक्ट ट्राई कर रहा हूँ, वाई का डॉट प्रोडक्ट वाई टी के साथ। वाई टी मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, वाई डॉट वाई टी। जैसे हम इसको अगर आप एक्स डॉट एक्स टी सोचें तो मैं वाई डॉट वाई टी निकाल रहा हूँ। अब ये y जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ आर थीटा, आपको ये दे रखा है कि आर थीटा जो है आई जे को आर से मल्टीप्लाई करके मिलता है, तो वो मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये फर्स्ट टर्म वही है, आर थीटा की जगह आर आई जे। अच्छा, अब माना मेरे को केवल ये रिलेशन दे रखा है कि आर थीटा बराबर ये, अगर आप इस इक्वेशन की पूरी इक्वेशन का अगर आप ट्रांसपोज ले लें तो ट्रांसपोज लेने पे आर थीटा जो है वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, रो मैट्रिक्स आर थीटा, क्योंकि इसकी मुझे यहाँ जरूरत है। ये सेकंड टर्म जो है इसमें डॉट प्रोडक्ट के बाद वाला, इसके ये वाला टर्म डॉट के बाद वाला, ये एक्चुअली ये वाली मैट्रिक्स नहीं है, ये तो एक अलग मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। तो रिलेशन तो हमारे पास वर्किंग रिलेशन केवल ये है, कॉलम वाला आर थीटा तो कॉलम वाले आई जे से आर से कनेक्टेड है, तो रो वाला आर थीटा जो है, रो वाला आर थीटा कैसे निकलेगा? इस पूरी इक्वेशन का ट्रांसपोज ले लो। तो इस इक्वेशन का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे, आर थीटा कॉलम की जगह आर थीटा रो, और आप जानते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेते हुए अगर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है तो ऑर्डर इन्वर्ट होके मल्टीप्लाई होती हैं। ट्रांसपोज तो आता है पर ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वो अगर आप अप्लाई करें तो पहले आई जे का ट्रांसपोज आएगा, आई जे का ट्रांसपोज यही तो होगा, कॉलम की जगह रो, और आर का ट्रांसपोज आर ट्रांसपोज। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, हमें आर के बारे में कुछ नहीं पता, हाँ, लेकिन आर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कुछ होगा दिस। तो आर थीटा जो रो मैट्रिक्स है उसकी जगह मैं इतना सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, आई जे वाली यूनिट मैट्रिक्स इंटू आर टी, ये ओके। तो इस टर्म की जगह आर एक्टिंग ऑन आई जे, आर मल्टीप्लाइड बाई आई जे, और इस वाले की जगह आई जे रो वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई आर टी। ऑर्डर का ध्यान रखा है मैंने। अब आप ये साइड के आर और आर टी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आई जे डॉट आई जे, ये हमने ऊपर यही तो कंप्यूट किया था, ये कितने के बराबर बनता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो रिलेशन मैं यहाँ पुट करूँ आर और आर टी साइड में, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है बीच की दो मैट्रिसेस का आइडेंटिटी के बराबर, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके आर इंटू आइडेंटिटी दिस। तो नए सेट जो है, मैं इसे न्यू सेट कह रहा हूँ, न्यू सेट के लिए हमने इसी तरह का प्रोडक्ट चेक किया, तो ये कितना है? आर इंटू आर टी। अब अगर आप ये चाह रहे थे कि भाई नया सेट भी क्या हो? ऑर्थोगोनल। देखिए यहाँ कहीं मैंने अभी ऑर्थोगोनलिटी की बात नहीं की इसमें नए सेट के लिए, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है, ये फॉर्म वगैरह कुछ नहीं पता। हमने केवल ये कहा अच्छा कुछ हैं नए आर और थीटा कोई यूनिट वेक्टर्स हैं और वो पुराने वालों से इस तरह के रिलेशन से कनेक्टेड है, बस हमने इतना ही कहा। तो इससे ये निकल के आ गया और ये दोनों इक्वेशंस ही मैंने यहाँ यूज़ किए, तो मुझे ये रिलेशन मिला। लेकिन अब आप माना डिमांड करते हैं नहीं भाई हमारा नया सेट जैसा भी हो, ये आर थीटा बाकी तो जो भी प्रॉपर्टी इनके पास हो, लेकिन ये सेट भी क्या होना चाहिए? ऑर्थोगोनल। तो अगर ये सेट भी मुझे ऑर्थोगोनल चाहिए, ऑर्थोगोनल होने का मतलब इस वाली लैंग्वेज में ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है? इस तरह का प्रोडक्ट कितने के बराबर बनना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो इसका मतलब अगर इस सेट को भी ऑर्थोगोनल होना है तो ये जो प्रोडक्ट हमने ये निकाला ये भी कितने के बराबर होना चाहिए? आइडेंटिटी। मतलब आर इंटू आर टी कितने के बराबर होना चाहिए? आइडेंटिटी। इफ द न्यू सेट हैज़ टू बी ऑर्थोनॉर्मल, नॉट जस्ट ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल। देखो ये मैंने यहाँ पे ये चित्र इसलिए बनाया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आई और जे के साथ ही वर्क कर रहे हैं। अभी भी आई और जे से हम किसी नई चीज़ में आ गए जिनका नाम हमने आर और थीटा रखा है। हम ये भी नहीं कह रहे कि आर और थीटा की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक चीज़ कह रहे हैं,
आर और थीटा कहीं भी पॉइंट करें, अपने आप उनकी लेंथ 1 के बराबर होनी चाहिए और आपस में दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90, तभी तो आपको एक ऑर्थोनॉर्मल सेट मिलेगा। तो नए सेट में, नया सेट मतलब आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स का जो सेट है, उसकी ऑर्थोनॉर्मलिटी इंश्योर करने का तरीका ये है आर इंटू आर टी कितने के बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी। तब जैसे पुराने वाला सेट ऑर्थोनॉर्मल था, ऑर्थोनॉर्मल मतलब एक्स इंटू एक्स टी टाइप का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन रहा था, तो वाई इंटू वाई टी टाइप का प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी बन जाएगा, लेकिन शर्त क्या बनी, आर इंटू आर टी बराबर। अब ये कंडीशन किसी मैट्रिक्स के लिए आपके सामने लिखी हो, आर के बारे में आपको नहीं पता कि आर की फॉर्म ये है, लेकिन आपको पता लग गया नए सेट को भी ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए उस आर को इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, और जो मैट्रिक्स इस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो उसी को तो आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो आप इसे इस तरह से भी सोच सकते हैं, ये आर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल क्यों बनी है। वैसे तो अब हमारे पास सारा नॉलेज है, हमारे पास आर की एग्जैक्ट फॉर्म भी है, हम चेक भी कर चुके हैं कि ये ऑर्थोगोनल है, लेकिन इसे अब इस तरह से भी समझिए, ये आर ऑर्थोगोनल होना क्यों जरूरी था। ये आर का ऑर्थोगोनल होना इसलिए जरूरी था ताकि नया सेट भी हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल हो। क्या मतलब है नए सेट से, मेरा मतलब इस फिगर पे फिर से लौटिए। जब आप पुराने यूनिट वेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, पुराने मतलब आई जे, ये आई और जे तो हर जगह ऐसे होते हैं, इस पॉइंट पे ऐसे, अगर आप यहाँ चलेगा ये सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, कोई रोटेशन का कंसेप्ट नहीं है। आर और थीटा आई जे से किसी एक रोटेशन जैसी प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन वो जो रोटेशन वाली मैट्रिक्स है वो अगर ऑर्थोगोनल होगी तभी ये नए वाले आर थीटा फिर भी आपस में 90 डिग्री पर रहेंगे। रोटेशन तो हो रहा है, पर जितना ये रेड पेन घूम रहा है, माना ये 10 डिग्री घूमा तो ये ब्लू पेन भी 10 डिग्री और घूम गया, तो इनके बीच का एंगल कितना रहा 90। तो जो ऑर्थोनॉर्मलिटी है, मैं लास्ट स्टेटमेंट ये कह रहा हूँ कि ऑर्थोनॉर्मलिटी को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व मतलब पहले भी ऑर्थोनॉर्मल थे और नए सेट में भी ऑर्थोनॉर्मलिटी रहे, ऑर्थोनॉर्मलिटी को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी था कि दोनों को कनेक्ट करने वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या बने ऑर्थोगोनल। ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस होपफुली आपने पढ़ा होगा। आप किसी मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल तब कहते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी, या ए टी इंटू ए भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन उसे एक फिजिकल पर्सपेक्टिव से आप सोचें, ये कंप्लीट नहीं है कि हमेशा यही मीनिंग होगा, लेकिन एक आप इस पर्टिकुलर केस में आप सोच सकते हैं, यहाँ पे ये आर जैसी मैट्रिक्स जो है, आर मैट्रिक्स ये थी, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल क्यों बनी, इसका ऑर्थोगोनल होना जरूरी क्यों हुआ। इसका ऑर्थोगोनल होना जरूरी इस केस में एटलीस्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये ओल्ड सेट भी एक ऑर्थोनॉर्मल सेट था, और नया सेट ऑर्थोनॉर्मल तभी हो पाता जब ये आर क्या हो ऑर्थोगोनल। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ओके, अच्छा, अब इस अगर पिछला डिस्कशन कुछ स्टूडेंट्स के लिए अगर वो रहा हो तो उससे वो ना हो, लेकिन ये डिस्कशन सबके लिए इट विल वर्क फॉर एवरीबडी। अब जैसे मैंने कार्टेशियन सिस्टम में ग्रिड की बात की थी, ग्रिड मतलब ये जिसे मैंने कहा था ग्राफ पेपर जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, और वो स्ट्रक्चर कहाँ से मिला था, हमने इस तरह की चीज़ें देखी थी जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे। अब मैं यूनिट वेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स थे, एक्स बराबर सी ये लाइंस थी, ये वर्टिकल लाइंस, और वाई बराबर सी ये लाइंस थी, ग्रिड लाइंस। अब इस समय हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा, और इस समय के ग्रिड ना बन के, एक्चुअली ये ग्रिड इस तरह का ना बन के, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ग्रिड ना बन के, एक्चुअली वेब टाइप का बनेगा, मकर जाल जैसा। लेट्स सी, कोऑर्डिनेट है आर, आर को अगर मैं एक कांस्टेंट वैल्यू पे सेट करूं तो किस तरह के फिगर्स क्या बनता है, और अगर मैं थीटा जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसको किसी कांस्टेंट पे सेट करूं, कांस्टेंट्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले आर इक्वल टू सी की बात करते हैं। एक्स इक्वल टू सी, ध्यान कीजिए ये लाइंस होती हैं, एक्स इक्वल टू +1, एक्स इक्वल टू +2, एक्स इक्वल टू +3, ऐसे ही एक्स इक्वल टू -5, ये ओके। आर इक्वल टू 2 लीजिए, आर सिंपली जिसे हम कई बार रेडियस भी कहते हैं, वैसे तो रेडियल कोऑर्डिनेट है लेकिन बेसिकली वो क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर हम आर बराबर केवल 2 की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ओरिजिन से डिस्टेंस 2 होनी चाहिए, तो बेसिकली आप किस कर्व की बात कर रहे हैं, इस सर्किल ऑफ रेडियस 2। इस सर्किल के आप चाहे इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पे हो, इस पे कहीं भी हो, रेडियल कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी 2। तो बेसिकली आप जिसे आप उसमें कहते हैं ज्योमेट्री में, अगर ये डिस्टेंस 2 है फॉर एग्जांपल, इस सर्किल की इक्वेशन है आर इक्वल टू 2, सिंपली। ऐसे ही आर इक्वल टू अगर आप से 7 लें तो एक बड़ा सर्किल, मैंने वो सर्किल पूरा नहीं बनाया क्योंकि बहुत बड़ा बनता फिर, ओके, लेकिन आर इक्वल टू 7 मतलब आप एक और बड़े सर्किल की बात कर रहे हैं।
आर इक्वल टू 15 और बड़ा सर्कल, आर इक्वल टू 0.1 बहुत छोटा सर्कल, आर इक्वल टू 0 ओरिजिन, आर इक्वल टू 0 भी टेक्निकली एक सर्कल है ओरिजिन। तो आर की अलग अलग वैल्यू लेके 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 हमने कुछ दिखाए हैं, आप सारी वैल्यूज लेके ये अलग अलग सर्कल्स बन रहे हैं। जैसे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, उसके अलावा आप x इक्वल टू 1.1 वाली लाइन भी ले सकते थे, x इक्वल टू 1.2 वाली भी, 1.3 वाली भी, 1.4 वाली भी, लेकिन हम कुछ ही लाइन्स दिखाएं तो हाँ इस तरह से। तो ये तो r इक्वल टू सी वाले जो, अब इसे, ये एक कर्व है, अब इसको पिछले केस से वो कीजिए, पिछले केस में मैंने वो स्ट्रेट लाइंस थी ये, लेकिन मैंने कहा था मोस्ट जनरली बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमें कर्व्स मिलेंगे, तो ये कर्व्स, सर्किल है लेकिन कर्व है, ओके कर्व सेकंड। तो कोऑर्डिनेट्स को, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम कांस्टेंट के बराबर सेट करें, जिन्हें हम कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स ही कहते हैं। एक्चुअली इस कर्व को आप कहेंगे ये कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व है। कांस्टेंट क्यों? आर की वैल्यू, आर जो कि हमारा एक कोऑर्डिनेट है, इस पूरे कर्व में उसकी वैल्यू 2 पे फिक्स है, इस पूरे कर्व में माना 7 पे फिक्स है। थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए इस कर्व में अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अंतर देखें, इन दोनों के लिए आर की वैल्यू 2 है, लेकिन थीटा की वैल्यू से एक के लिए 20 डिग्री है, एक के लिए 50 डिग्री है, थीटा अलग अलग है, तो थीटा बदल रहा है, लेकिन हम थीटा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं, आप एक साथ ना सोचें कि हम इनको एक साथ देख रहे हैं। अभी मैं केवल आर इक्वल टू सी को देख रहा हूँ, तो आर इक्वल टू सी मतलब सी की वैल्यू के हिसाब से आप चाहे तो एक छोटे सर्कल की बात कर रहे हैं या बड़े सर्कल की, या बड़े, लेकिन आप बात सर्कल्स की कर रहे हैं। तो सर्कल्स, कर्व्स, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स आर कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग के क्या हैं? सर्कल्स हैं, ओके। अच्छा, इसी के बजाय अगर आप दूसरे कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट के बराबर सेट करें, दूसरा कोऑर्डिनेट एंगल है, तो उसको आप किसी एंगल पे सेट करेंगे, माना उस एंगल को मैं सी डैश कहूँ, सी डैश आप 0 डिग्री ले सकते हैं, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 15.1, 15.2 वगैरह भी ले सकते हैं, बट तो आप जानते हैं थीटा एंगल ये होता है। अगर आप इस लाइन पे कहीं भी हैं, अब की बार कर्व ये लाइन है, जो कर्व जैसे यहाँ ये था और इस केस में कर्व्स ये थे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर आप रखते हैं तो इस लाइन के सारे पॉइंट्स के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखें, केवल इस स्ट्रेट लाइन की जो ओरिजिन से शुरू होती है और फिर इधर इन्फिनिटी की तरफ जाती है, इस स्ट्रेट लाइन को आप सिंपली लिख सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। लेकिन 0 भी एक कांस्टेंट है, मैंने उसे θ1 लिखा है, हाँ एक कांस्टेंट वैल्यू ये। ऐसे ही अगर आप इस स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सबके लिए आर की वैल्यू अलग अलग है। आर की वैल्यू इसके लिए कम है, इसके लिए ज़्यादा है, इसके लिए और ज़्यादा है, लेकिन थीटा की वैल्यू इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं, जिसको मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है, इस लाइन के जितने पॉइंट्स हैं उन सब के लिए थीटा की वैल्यू कुछ है। माना ये एंगल 20 डिग्री है, माना थीटा टू 20 डिग्री है, 20 डिग्री, इसके लिए भी आर की वैल्यू 1 मीटर, माना मैं मीटर में डिस्टेंस नाप रहा हूँ, 1 मीटर और एंगल 20 डिग्री। इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस 2 मीटर, एंगल 20 डिग्री, लाइन ज्वाइनिंग का एंगल तो सेम है। तो अगर मैं थीटा इक्वल टू कांस्टेंट कर्व्स की बात करता हूँ तो बेसिकली वो क्या है? इस तरह की स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से शुरू जो ओरिजिन से शुरू होती हैं और रेडियल डायरेक्शन में जाती है। देखिए ये सारी लाइंस जो हैं इन्हीं को हम रेडियल डायरेक्शंस बोलते हैं। इसी कोई सर्किल भी आप इसके साथ इमेजिन करें कोई भी, तो ये उन सर्किल के रेडियस की तरह है, तो इन्हें हम रेडियल लाइंस कहते हैं। तो बेसिकली थीटा इक्वल टू सी डैश वाली जो लाइंस हैं या कर्व्स हैं, इन जनरल लाइन ना क्या कहते, देखिए इस केस में तो स्ट्रेट लाइन फिर से बन गई, ओके, लेकिन यहाँ तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, तो ज़्यादा सही नाम जो हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं वो कर्व्स है, ओके। तो थीटा इक्वल टू सी डैश के करस्पॉन्डिंग के जो कर्व्स हैं वो हैं रेडियल लाइंस जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट टेक्निकल आता है और ये 3 डायमेंशन में और इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली ये हाफ लाइंस हैं, क्योंकि मैथमेटिकली लाइन ये होती है, माना मैं ये है ओरिजिन से अगर एक लाइन पास हो रही है तो लाइन ये पूरी होती है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पूरी एक ही लाइन होती है। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर केस में आप देखें, इस डायरेक्शन को आप थीटा इक्वल टू 0 से डिफाइन करते हैं, जबकि इस डायरेक्शन को आप थीटा इक्वल टू पाई से डिफाइन करते हैं। आप थीटा के टर्म्स में सोचिए, इस पूरी लाइन के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर 1 डिग्री वाली लाइन, थीटा बराबर 2 डिग्री वाली, थीटा बराबर 45 डिग्री वाली लाइन, 46, 47, थीटा बराबर 90 डिग्री वाली डायरेक्शन, 90 डिग्री वाली लाइन, थीटा बराबर 135 डिग्री वाली रेडियल लाइन, 170 वाली, 180 वाली। ये जो लाइन है जिसे आप नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं नॉर्मली, उसके लिए थीटा की वैल्यू पाई लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ नॉर्मल मैथमेटिक्स आप कर रहे होते तो इस पूरे को आप एक ही स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पर इस डिस्क्रिप्शन में हमारे पास थीटा कोऑर्डिनेट जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इस डायरेक्शन के लिए अलग और इस डायरेक्शन के लिए अलग। जैसे सेम केस यहाँ होगा, माना ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन के
इनफाइनाइट लाइन के एक्सटेंट है। लेकिन इसको माना आप थीटा इक्वल टू 50 डिग्री से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है थीटा इक्वल टू 180 प्लस 50 से डिस्क्राइब होगी। 50 में 180 और जुड़ गया। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसी चीज़ को, इसीलिए मैंने इसको हाफ लाइन्स लिखा है। ओके, ये पूरी, ऐसा नहीं है कि आप इस डायरेक्शन के लिए भी बोले हाँ ये थीटा इक्वल टू 50 डिग्री से डिस्क्राइब होता है ना, ये थीटा इक्वल टू 50 डिग्री इस लाइन के लिए है, और इसके लिए थीटा इक्वल टू 180 प्लस 50 दैट इज 230 डिग्री। ओके, एंड सो ऑन। ये चीज़ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे कर्व्स के बजाय हमारी सरफेसेस आ जाती हैं। 3 डायमेंशन में कर्व्स के बजाय सरफेसेस आती हैं। तो जैसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक जो कर्व हमारे आते हैं वो आते हैं सेमी इन्फिनिट प्लेन्स, पूरे प्लेन नहीं, सेमी इन्फिनिट। ओके, उसको वहीं पे देखेंगे, बट इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली हाफ लाइन्स हैं। हाफ लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही हैं, इस तरह की लाइन्स हैं। ओके, रेडियल लाइन्स हैं, बल्कि रेडियल अगर आप बोल रहे हैं, रेडियल लाइन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो अभी ये दोनों मैंने अलग अलग दिखाए। जैसे आप सोचिए कार्टेशियन में आपने एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली लाइन से अलग दिखाई और वाई वाली अलग, लेकिन पूरे स्पेस को स्पैन करने के लिए आपको दोनों की जरूरत पड़ती है। स्पैनिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कार्टेशियन में, ये आपका ओरिजिन है, माना आपको इस पॉइंट पे जाना है, तो आप इस ग्रिड लाइन के अलॉन्ग ये चले, फिर ये चले, फिर ये, आप केवल ग्रिड लाइंस के अलॉन्ग चलते हुए किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक साथ ले लूँ, तो ये सर्कल्स और ये कुछ रेडियल डायरेक्शंस मैंने दिखाई हैं। ठीक है, मैंने अलग अलग कलर की, जैसे वो चीज़ मैंने यहाँ पे भी एम्फेसाइज की है, ये रेड लाइन और ये पीछे का ब्लू लाइन वैसे तो एक ही स्ट्रेट लाइन के पार्ट हैं, बट हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स के डिस्क्रिप्शन में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के डिस्क्रिप्शन में इस लाइन के को आप थीटा इक्वल टू जिस एंगल से डिस्क्राइब करेंगे, ये इस लाइन के लिए वो एंगल अलग होगा, 180 उसमें और ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए ये अलग थीटा है और ये अलग थीटा है। ओके, लेकिन आप कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स देखिए कार्टेशियन में। ये जो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स, अब मैं इनको जनरल नाम कह रहा हूँ, एक तरह के कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स ये हैं, वाई की वैल्यू कांस्टेंट वाले, और एक तरह के कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स ये थे। हर पॉइंट पे कर्व्स का जो इंटरसेक्शन है 90 90 90 90, ग्राफ पेपर में तो ये बहुत कॉमन है। यहाँ देखिए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे आर और थीटा, इस समय स्ट्रेट, ये तो चलो एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन मिल भी गए, ये वाले कर्व्स तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिले, बट फिर भी कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स का इंटरसेक्शन अगर आप देखें 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री कैसे, ये सर्कल का एक पार्ट है और ये कांस्टेंट थीटा वाली एक लाइन है, इसका और इसका इंटरसेक्शन कैसे आप नापेंगे? कर्व्स का इंटरसेक्शन कैसे आप डिटरमिन करते हैं? उनके टेंजेंट से। चलिए ये तो स्ट्रेट लाइन है तो इसका तो टेंजेंट लेने की जरूरत नहीं, ये खुद ही अपना टेंजेंट है, लेकिन इसका अगर आप टेंजेंट बनाएं तो ये एंगल 90 है। तो सीधे हम वही कहते हैं, ये कर्व इसके साथ, इस कर्व के साथ, मैं दोनों को कर्व्स कह रहा हूं, ये कर्व और ये कर्व ऑर्थोगोनल है। 90 डिग्री का टेक्निकल नाम ऑर्थोगोनल। और ये केवल एक पॉइंट पे नहीं है, आप कोई भी सर्कल उठा लीजिए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये कोई भी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला कर्व उठा लीजिए, बल्कि उसमें मैं एक पॉइंट कहना भूल गया, आर इक्वल टू सी पूरे एक कर्व्स की फैमिली है, ये भी आर इक्वल टू उसी फैमिली का आर इक्वल टू 2 वाला मेंबर है, ये आर इक्वल टू 7 वाला, आर इक्वल टू 15, पूरा फैमिली है। ऐसे ही ये थीटा फैमिली है, थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट फैमिली, फैमिली फैमिली। लेकिन ये फैमिलीज जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक फैमिली का कोई भी कर्व दूसरी फैमिली के किसी भी कर्व से जो इंटरसेक्शन है 90 डिग्री पे, जैसे यहाँ भी था, कोई भी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन किसी भी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन, सॉरी y ये हैं x ये हैं, लेकिन इंटरसेक्शन जहाँ पे भी होगा, आप और बीच में ले लीजिए, y इक्वल टू x इक्वल टू 1.2 पे चेक कर लो, x इक्वल टू 1.3 पे चेक कर लो, हमेशा इंटरसेक्शन 90 डिग्री ऑर्थोगोनल। यहाँ भी वही है, आप जितनी रेडियल लाइन्स बनाना चाहें बना लो, ये इंटरसेक्शन 90 90 90, छोटा सर्किल लो बड़ा सर्किल लो, इंटरसेक्शन 90। ओके, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट जो मैंने एक जनरल नाम कहा था वो इसलिए है, ये सिस्टम आईजे कार्टेशियन सिस्टम से डिफरेंट है, बट कोऑर्डिनेट्स कर्व टाइप के हैं। अब यहाँ देखिए इसको देखिए, कर्व, कुछ कर्विंग आ रही है, इसमें तो नहीं आ रही पर एटलीस्ट इसमें तो दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद इनको इस तरह से चूज़ किया गया है, आर के साथ थीटा का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया गया है, तो कि जो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स हैं वो उनका इंटरसेक्शन या वो आपस में क्या हों, ऑर्थोगोनल, दोनों फैमिलीज क्या हैं, ऑर्थोगोनल। तो अब देखिए पुराने तरीके में, पुराना तरीका मतलब इसमें अगर आपको यहाँ पहुँचना होता है तो आप किसी को कहते हैं अच्छा पहले आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना चलिए और फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतना, या आप उसको कई टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं, थोड़ा ऐसे जाओ, लेकिन केवल
ग्रिड के अलॉन्ग जा रहे हैं, ये हमारा ग्रिड था उस समय, रेक्टेंगुलर ग्रिड, ये जाओ फिर ये जाओ फिर ये जाओ फिर ये जाओ फिर ये। अब उसी सिचुएशन को यहाँ से सोचिए, आपको यहाँ जाना है, यहाँ कैसे जा सकते हैं? पहले केवल इस लाइन के अलॉन्ग जाओ, ये कांस्टेंट थीटा कर्व है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाली डायरेक्शन में, और यहाँ तक पहुँच गए। और अब आर को चेंज मत करना, आर को चेंज नहीं करने का मतलब सर्किल में घूमना, ये सर्किल में घूमो, केवल थीटा को चेंज करते रहो, यहाँ पहुँच गए। आप बोलेंगे ये ठीक है, ये पॉइंट्स पे तो पहुँच गए, यहाँ कैसे पहुँचेंगे? अरे यहाँ भी पहुँच जाएंगे, मैंने सारी ग्रिड लाइंस नहीं बनाई हैं, एक ग्रिड लाइन ऐसी भी होगी, ये वाली, ये भी तो किसी थीटा की किसी वैल्यू के लिए एक ग्रिड लाइन होगी, और एक सर्किल ऐसा भी होगा, इस रेडियस का भी एक सर्किल होगा। तो ये और ये करें, और कोई जरूरी नहीं आप ऐसे करें, और भी तरीके हो सकते हैं, बट ऐसे करके आप किसी भी पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। आप ऐसे भी जा सकते हैं, माना इसी पॉइंट पे पहुंचना है, आप ऐसे भी जा सकते थे, थोड़ा सी ये गए, फिर इस सर्किल को पकड़ के यहां तक चले गए। सर्किल को पकड़ने का मतलब इस कर्व के अलॉन्ग, इस वाली फैमिली के अलॉन्ग, आर इक्वल टू सी फैमिली, या तो थीटा इक्वल टू सी फैमिली के अलॉन्ग चलो, या आर इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट फैमिली के अलॉन्ग, फिर थोड़ा सी यहां से यहां तक, फिर से थीटा इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट इस फैमिली के अलॉन्ग चले, फिर एक बड़े रेडियस के सर्किल पे चले, पर इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपने आर को चेंज नहीं किया। फिर ये स्टेप यहाँ से यहाँ गए, इस प्रोसेस के दौरान आपने थीटा को चेंज नहीं किया, फिर ये, तो इन लाइंस को भी फॉलो करके आप पूरे स्पेस को स्पैन कर सकते हैं, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, हम पूरे स्पेस को कवर करने की बात कर रहे हैं। ये चलना फिरना जो मैं कह रहा हूँ, ये बेसिकली है, हम किसी भी पॉइंट को लेबल कर सकते हैं एक आर और एक थीटा की मदद से, पूरे स्पेस में इस जाल की मदद से, इस जाल से भी जा सकते हैं, कार्टेशियन जाल, रेक्टेंगुलर ग्रिड, और इस जाल की मदद से भी जा सकते हैं, और ये जाल है कुछ वेब की तरह। अब ये वेब और ये टेक्निक वो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट पॉइंट ये है, ये सिस्टम इस सिस्टम से डिफरेंट है, बट ये फीचर मैच करता है, ऑर्थोगोनल, कर्विलिनियर। इस समय कोऑर्डिनेट्स कर्व्ड हो चुके हैं, और इस वाले में तो केवल एक कोऑर्डिनेट के जो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स हैं वो ऑर्थोगोनल हुए हैं, वो कर्व्ड हुए हैं। आप ऐसा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम सोच सकते हैं जिसमें मैं क्या ऐसी बना रहा हूँ, मैं उसको मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन या वो नहीं करना चाह रहा हूँ, माना एक के कोऑर्डिनेट कर्व्स ही हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, और दूसरे के भी स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, लेकिन हर पॉइंट पे उनका जो इंटरसेक्शन है 90 डिग्री, इसके फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे। और अब ये फिगर सही से नहीं बन रहा है, बट होपफुली यू अंडरस्टैंड द आइडिया। एक के फैमिली ऑफ कर्व्स कुछ हैं, और दूसरे के फैमिली ऑफ कर्व कुछ है, दो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन टाइप के नहीं है, लेकिन हर पॉइंट पे इंटरसेक्शन अगर ऑर्थोगोनल है तो उसको भी आप कर्विलिनियर, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो जो आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसी में आप ये बेसिक फीचर्स देख सकते हैं कि बेसिकली हम एक ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आर इक्वल टू सी फैमिली है और थीटा इक्वल टू सी डैश फैमिली जो है, ये कहीं भी इंटरसेक्शन करें तो इनके बीच का इंटरसेक्शन एंगल 90 डिग्री ही होगा हर पॉइंट पे। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ भी चेक कर लो 90 डिग्री, यहाँ चेक कर लो 90 डिग्री, ऑलवेज दे। देखिए इस फिगर में मैंने यूनिट वेक्टर्स ड्रॉ नहीं किए हैं, आर यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर तो 90 पे होते ही हैं, वो भी इसी से रिलेटेड एस्पेक्ट है, लेकिन अभी इस फिगर में कहीं यूनिट वेक्टर्स की बात नहीं की मैंने, ये तो इस कोऑर्डिनेट्स हैं, आर और थीटा की तो बात ही नहीं है इस फिगर में। उनको भी मैं दिखा सकता हूँ इस फिगर में, पर अभी नहीं है एटलीस्ट इसमें। ओके, मैं आर इक्वल टू कांस्टेंट फैमिली और थीटा इक्वल टू कांस्टेंट फैमिली के कर्व्स मैंने डिपिक्ट किए, तो वो आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। ओके, तो इस फिगर में मैंने आर और थीटा यूनिट वेक्टर डिपिक्ट नहीं किए हैं, लेकिन आर और थीटा भी आप जानते हैं हर पॉइंट पे वो आपस में 90 पे होते हैं, बात हम पहले कर चुके हैं। फिर ये फीचर भी क्यों आता है, ये इसी से रिलेटेड है, आर से रिलेटेड है, थीटा से रिलेटेड है। थीटा से रिलेटेड से मतलब आर यूनिट वेक्टर आर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है, और थीटा यूनिट वेक्टर मैथमेटिक्स करके हम ऐसी तो लाए थे, कोई भी यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका यही तो होता है। आर यूनिट वेक्टर कैसे बनाया होगा हमने, उस समय इस आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन आर कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में किया होगा, थीटा यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में। तो उस सेंस में तो आप कनेक्शन समझ ही रहे हैं, बट एक्चुअली कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। मैं पहले आपको आंसर दे देता हूँ। एक्चुअली आर यूनिट वेक्टर जो है, ये जो आर इक्वल टू सी फैमिली थी ना, ये सर्कल्स जो थे, आर इक्वल टू सी फैमिली मतलब सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस। किसी भी पॉइंट पे अगर आप आर यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो आर इक्वल टू सी वाली जो फैमिली वाला जो कर्व है उस पॉइंट से ये उसके परपेंडिकुलर होगा, ये अभी मैं शो करूंगा आपको। और थीटा वाला जो यूनिट वेक्टर है, ऐसे ही थीटा इक्वल टू कांस्टेंट फैमिली के कर्व्स भी हैं, ये लाइंस,
ये थीटा यूनिट वेक्टर हमेशा जिस पॉइंट पे आप चाह रहे हैं ये इस कर्व के परपेंडिकुलर होगा, इस फैमिली के कर्व्स के परपेंडिकुलर होगा ये। तो अब हमने ये देख चुके हैं, देखिए इस फिगर में मैंने आपको ये दिखाया, ये फैमिली और ये फैमिली आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। तो उनके परपेंडिकुलर भी तो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। इसको आर यूनिट वेक्टर आप सोचिए, ये इनका परपेंडिकुलर है और थीटा इक्वल टू सी इनका परपेंडिकुलर है। तो दो ऑब्जेक्ट्स अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो खुद उनके जो परपेंडिकुलर्स हैं वो भी तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। होपफुली यू नो दिस नोशन ओके फ्रॉम एलिमेंट्री वो ज्योमेट्री। अगर दो कर्व्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये फैमिली और ये फैमिली करते हैं, तो खुद इस फैमिली के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है या कोई डायरेक्शन है जो कि आर यूनिट वेक्टर है, और इस फैमिली के परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन है थीटा यूनिट वेक्टर, उनके बीच का एंगल भी क्या होगा 90। तो ये जो, इसीलिए मैंने इस चीज़ को लिखा है, ये चीज़ अगर आप प्राइमरी मान रहे हैं, कोई जरूरत नहीं आप इसे प्राइमरी माने, पर से इसे अगर हम प्राइमरी मान रहे हैं कि हाँ कोऑर्डिनेट कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो ऑटोमेटिकली जो करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी आपस में ऑर्थोगोनल होंगे हर पॉइंट पे। ओके दैट फॉलोज। लेकिन आप इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं। ये मैंने आपको सीधे वैसे आंसर दे दिया, और ये केवल आर और थीटा के लिए नहीं है, ये भी अगेन एक बहुत जनरल नोशन है। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो ऑर्थोगोनल वाला, ठीक है, मैं कर्विलिनियर हो सकता है लेकिन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। माना किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट का नाम आपने ईटा रखा है, ईटा कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, आर हो सकता है, थीटा, और सिचुएशन में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन किसी एक कोऑर्डिनेट का नाम माना ईटा है, तो आप ईटा इक्वल टू सी वाले कर्व्स को देख सकते हैं। ईटा जो कोऑर्डिनेट है उसको कांस्टेंट के बराबर सेट करके आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा, जैसे यहाँ ये लाइंस या ये लाइंस या यहाँ ऐसे ये चीज़ें मिली। तो किसी और केस में माना किसी प्रकार के कर्व्स मिले, तो ईटा के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है, लेंथ को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, केवल डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करें, तो ये इस वाले कर्व के परपेंडिकुलर होगा। माना मैं ऐसी क्वालिटेटिव दिखाऊं, माना ईटा इक्वल टू सी वाला कर्व किसी छोटे हिस्से में ऐसा दिखता है, बाकी मैंने पूरा नहीं बनाया, माना ऐसा दिखता है, तो ईटा वाला जो यूनिट वेक्टर है, अगर आप इस पॉइंट पे ईटा वाले यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो वो इस कर्व के परपेंडिकुलर। कर्व के परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, पहले कर्व का टेंजेंट बनाओ और उसके फिर 90 डिग्री। ये इस पॉइंट पे अगर आप बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर का मतलब कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इनवर्ड या आउटवर्ड डिसाइड करना पड़ सकता है, बट ऐसे ही इस पॉइंट पे दिस समथिंग लाइक दिस। ये क्वालिटेटिवली है बट होपफुली यू अंडरस्टैंड। कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व जो वाले की भी आप बात कर रहे होंगे, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व जो है, करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर हर पॉइंट पे उसके परपेंडिकुलर होगा। ओके इस चीज को पहले देख लेते हैं, हाँ रियली ऐसा होता है। कार्टेशियन सिस्टम में लौटते हैं फिर से, एक्स वाई वाला सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और यूनिट वेक्टर्स हैं आई और जे। एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाले कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स की बात कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट वाले कर्व्स, ये ब्लू लाइंस हैं, एक्स इक्वल टू माना 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, आप और भी बना सकते हैं 4, 5 माइनस वाले इनके बीच में भी, पर वो इस तरह की स्ट्रेट लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस जिन्हें आप कहते हैं, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। इस लाइन पे कहीं पे भी परपेंडिकुलर बनाओ तो ये रेड एरोज सब परपेंडिकुलर है, मैंने कुछ ही दिखाए हैं, सब पे अलग अलग जगह, यही तो है इनके परपेंडिकुलर। तो अगर आप इन परपेंडिकुलर्स को यूनिट लेंथ पे चॉप कर दें, एरोज लगाओ लेकिन यूनिट लेंथ के रखो, यही तो आई है, आई 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 यूनिट वेक्टर हमेशा यही तो होता है। आई या एक्स यूनिट वेक्टर अगर मैं कहूँ, हमने एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला कर्व देखा, कर्व क्या पूरी फैमिली देखी, और उसके परपेंडिकुलर्स जो हैं वही एक्स यूनिट वेक्टर, एक्स या आई यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये इससे एसोसिएटेड वाला यूनिट वेक्टर है। बल्कि इसको इस तरह से सोचना चाहिए आपको, मैं यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि आई या एक्स यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, माना मुझे नहीं पता, तो इस पॉइंट से भी तो एक x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला कर्व पास होता होगा। x इक्वल टू 1 वाली लाइन यहाँ से जाती है, 2 वाली यहाँ से, 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, 0 वाली यहाँ से, -1 वाली, -2, यहाँ से भी तो एक x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला कर्व पास होता होगा। माना हो सकता है x इक्वल टू -1.7 वाला हो, एक है ये x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला एक कर्व है, ये कर्व मिल गया। इस पॉइंट पे इस कर्व का परपेंडिकुलर ले लो, तो इस कर्व का परपेंडिकुलर भी तो यही है। ओके और परपेंडिकुलर हमें लेना है एक्चुअली कोऑर्डिनेट के इंक्रीज की डायरेक्शन में। देखिए परपेंडिकुलर में दोनों बना सकता था, ये भी, लेकिन इस डायरेक्शन में जाने पे x बढ़ता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ओके तो ये वाली डायरेक्शन, यही तो आई की डायरेक्शन होती है। यही आइडिया सब जगह वर्क करेगा। कार्टेशियन में आप देख रहे हैं,
आई या एक्स यूनिट वेक्टर जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्स इक्वल टू सी कर्व्स। एक्स इक्वल टू सी कर्व ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस समय सब पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं, बड़ी आसानी है। लेकिन ये ऐसे ही वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर्व्स देखें अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में, ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -17, y इक्वल टू +50, ये। लेकिन ये लाइंस हैं वो सब हॉरिजॉन्टल लाइंस। कहीं पे भी इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यूनिट लेंथ का, ये ग्रीन एरोज बने, यही तो j यूनिट वेक्टर होता है, कांस्टेंट सब जगह। j यूनिट वेक्टर या जिसको y यूनिट वेक्टर हम कह सकते हैं, कैसे मिला? अरे y इक्वल टू सी कर्व जो है किसी पॉइंट पे, उसका परपेंडिकुलर जो है वही ये होता है। अब ओके, यूनिट लेंथ लिखा ले लो तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। मेन पॉइंट है डायरेक्शन। तो ये कार्टेशियन में इस चीज़ समझ गए। यहाँ भी ये चीज़ वर्क करती है। यहाँ भी हमने दोनों चीज़ देख रखी हैं। इस फिगर में हमने यूनिट वेक्टर्स प्लॉट किए थे आर थीटा, इस फिगर में कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स हैं, लेकिन दोनों के बीच यही रिलेशन है। कैसे? अब की बार कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा, यूनिट वेक्टर्स हैं आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर। पहले आर इक्वल टू सी कर्व्स को देखते हैं। ये मैंने 2 सर्कल्स बनाए हैं, ब्लैक वाले जो हैं सर्कल्स हैं, आर इक्वल टू 2 वाला, आर इक्वल टू 5 वाला, फॉर एग्जाम्पल जो भी हो, C1 C2, ओके। 2 सर्कल्स, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व एक, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व दूसरा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम आपने P रखा, इस पॉइंट पे आपको R की डायरेक्शन नहीं पता थी, R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन नहीं पता थी। इस पॉइंट से जो R इक्वल टू कांस्टेंट वाला कर्व पास हो रहा है, ये कर्व, इसके परपेंडिकुलर बनाओ। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए पहले आपने टेंजेंट बनाया, ये रेड लाइन टेंजेंट है और ये ब्लू लाइन। तो कुल मिला के, अब रेड को भूल जाओ, रेड का अभी कोई अहमियत नहीं है, वो तो समझने के लिए हमने किया। इस ब्लैक कर्व के, आर इक्वल टू सी कर्व के परपेंडिकुलर जो हमने बनाया इस पॉइंट पे, वो ये रहा। ये परपेंडिकुलर हो सकता है काफ़ी लंबा हो, यूनिट लेंथ का बना दो इसे, यही आर यूनिट वेक्टर है। आपको इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे आर कहाँ है, आर यूनिट वेक्टर कहाँ है? भाई इस तरह के सर्कल्स में से कोई एक सर्कल यहाँ से भी तो पास होता होगा, यहाँ से, इस पॉइंट से ऐसे करते हुए कुछ। आर इक्वल टू सी फैमिली का कर्व यहाँ से भी पास होता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो किसी एक पर्टिकुलर रेडियस का सर्कल यहाँ से भी पास होगा, उस फैमिली का वो वाला कर्व उठाओ, उस कर्व के भी इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। परपेंडिकुलर बनाना है, परपेंडिकुलर बनाने के लिए पहले आपने टेंजेंट बनाया और फिर 90, ये तो होती है आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, ओके। तो ये चीज़ यहाँ भी वर्क कर रही है। ये मैंने कुछ और पॉइंट्स पे दिखाया है, माना आपने इस पॉइंट के लिए सवाल पूछा तो इस आर इक्वल टू सी कर्व का ये वाला परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के लिए सवाल पूछा तो ये वाला कर्व काम नहीं करेगा इस समय। इस समय आपको आर इक्वल टू सी फैमिली का ही दूसरा कर्व लेना पड़ेगा जो इस पॉइंट से पास होता है। बेसिकली अगर मैं ऐसे कहूँ, छोटा सर्कल, ये उस पर परपेंडिकुलर बना दो। अब अगेन आप इन एरोज़ की लेंथ पे नहीं जाना, ठीक है। मैंने जानबूझ के एरो लंबा नहीं बनाया ताकि वो इस कर्व को इंटरसेक्ट ना करे। अदरवाइज मुझे, अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये सारी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। बट मेन यूनिट वेक्टर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मतलब मैथमेटिक्स करते हुए भी, अगर आपको डायरेक्शन पता लग गई तो यूनिट वेक्टर बनाना तो आसान है। माना इस वेक्टर की लेंथ 5 बनी तो उसको 5 से डिवाइड कर दो, 1/5 कर दो, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ओके। तो ऐसे इस पॉइंट पे आपको चाहिए ये, या इस पॉइंट पे चाहिए, मैंने टेंजेंट यहाँ बनाया और यहाँ, क्योंकि दोनों जगह वो सेम डायरेक्शन बनेगी, ओके। तो ये ऐसा आप कर सकते हैं, ओके। तो और अच्छा, पहले मैंने कहा ये रेड टेंजेंट, रेड जो टेंजेंट को मैंने दिखाया है ये असल में अनइम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये टेंजेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये टेंजेंट जो है एक्चुअली ये थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। उसको मैं सिंपली ऐसे करके जस्टिफाई कर रहा हूँ इस समय। आपको पता है हर पॉइंट पे आर और थीटा के बीच का एंगल 90 होता है, तो अगर ये आर की डायरेक्शन है तो ये थीटा की डायरेक्शन तो होगी। ऐसे ही अगर इस पॉइंट पे आर की डायरेक्शन ये है तो ये थीटा की डायरेक्शन होगी। तो इनफैक्ट ये टेंजेंट भी इंपॉर्टेंट था, ओके। लेकिन ये केवल 2 डायमेंशन में है, क्योंकि 3 डायमेंशन में ये रोल खत्म हो जाता है। ये वाला रोल तो रहता है कि वो, उसकी बात मैं बाद में करता हूँ, बट इस केस में एटलीस्ट ये रेड लाइन भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ये एक्चुअली थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, ओके। द रेड लाइन इज टेंजेंट टू दी आर इक्वल टू सी कर्व्स। जो ये फैमिली है, रेड लाइंस इस फिगर में हमेशा उनके टेंजेंट हैं, ओके। एंड इंसिडेंटली पॉइंट्स अलोंग थीटा। इंसिडेंटली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये कहानी जो हो रही है कि हाँ टेंजेंट से आपको दूसरे वाले यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी पता लग गई, ये केवल 2 डायमेंशन में काम करेगा। 3 डायमेंशन और हायर डायमेंशंस में ये फिर इससे वर्क नहीं हो पाएगा, ओके। तो इसीलिए मैंने इसे इंसिडेंटली लिखा है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल भी नहीं करेंगे।
मतलब आप ये ना सोचें मैंने आर इक्वल टू सी फैमिली के कर्व्स बना दिए तो उनके परपेंडिकुलर से मुझे आर की डायरेक्शन पता लग जाएगी और उनके टेंजेंट से थीटा की। 2 डायमेंशन में तो ये काम करेगा, 3 डायमेंशन में ये काम नहीं करेगा। ये वाला तो काम करेगा, मतलब परपेंडिकुलर वाला, टेंजेंट वाला वहाँ पे काम नहीं करेगा, इसलिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। ओके, और फिर से अब इसी सिस्टम में अगर हम थीटा इक्वल टू सी कर्व्स को देखें, थीटा इक्वल टू सी कर्व्स हम देख चुके हैं, वो सेमी इन्फिनिट लाइंस जो होती हैं, ओरिजिन से शुरू होकर जो रेडियल लाइंस होती हैं, कुछ रेडियल लाइंस मैंने कुछ ही ड्रॉ की हैं। ये एक्स एक्सिस भी एक रेडियल लाइन है, ये एक रेडियल लाइन है, ये एक रेडियल लाइन है, ये भी एक रेडियल लाइन है, ये है, ये है, ये बाकी मैंने और ड्रॉ नहीं की। सबके लिए थीटा की वैल्यू अलग अलग है। इस लाइन के लिए थीटा हमेशा 0 है, इसके लिए थीटा बराबर सम थीटा 1 10 डिग्री, 40 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, 90 डिग्री, 130 डिग्री, 180, 270। आप अगर इन लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, हमने कांस्टेंट वाले कर्व से पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहाँ तो ये स्ट्रेट लाइन है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आसान है। माना आप इस पॉइंट पे हैं, ये रेड, मैंने रेड इसे बाद में किया इसलिए इसका कलर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, बट दिस इज द रेड एरो। रेड एरो परपेंडिकुलर है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला कर्व ये है, इसका इस पॉइंट पे रेड परपेंडिकुलर ये, इस पॉइंट पे रेड परपेंडिकुलर ये। रेड परपेंडिकुलर मतलब थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे थीटा यूनिट वेक्टर ये रहा और इस पॉइंट पे ये। और कंप्लीटनेस के लिए इसी फिगर में मैंने आर यूनिट वेक्टर भी दिखा रखा है। आप चाहे तो उसे ऐसे मेथड से निकालो, या आपको पहले से पता है, या सिंपली इसके साथ 90 डिग्री पे होना चाहिए। ओके, दिस इस पॉइंट पे आप इस थीटा इक्वल टू कांस्टेंट कर्व, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री वाला जो रेडियल लाइन है, इस पे भी आप अलग अलग पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा की डायरेक्शन चाहिए, थीटा यूनिट वेक्टर की, ये रहा परपेंडिकुलर। यहाँ पे चाहिए ये, और आप पिछले फिगर से कंपेयर कीजिए, हाँ यही होती है डायरेक्शन। थीटा इक्वल टू 40 डिग्री वाली लाइन के लिए, या जो भी है थीटा इक्वल टू थीटा 2 वाली लाइन के लिए चाहिए, वही प्रोसेस। मैंने कल 2 पॉइंट दिखाए हैं, आपको यहाँ पे चाहिए ये हो जाएगा थीटा यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा आर यूनिट वेक्टर। अगेन यहाँ पे देखें इंसिडेंटली क्या हो रहा है, थीटा यूनिट वेक्टर पता लग गया तो आर वाला, बेसिकली ये आर वाला इस समय टेंजेंट है, इसके स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद ही होती है। ठीक है, यहाँ पे तो ये टेंजेंट ये बना था ये, लेकिन टेंजेंट वाला नोशन हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस केस में इंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि जो टेंजेंट है, फैमिली का टेंजेंट जो है, वो दूसरे वाले यूनिट वेक्टर को बता रहा है, परपेंडिकुलर वाला तो अपने वाले यूनिट वेक्टर को बता रहा है। अपने वाले मतलब ये थीटा इक्वल टू कांस्टेंट कर्व्स हैं, थीटा पे कंसंट्रेट कर रहे हैं आप, थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, तो इनका परपेंडिकुलर तो थीटा यूनिट वेक्टर बता रहा है, लेकिन साथ साथ उनका टेंजेंट जो है, खुद टेंजेंट, वो दूसरा वाला यूनिट वेक्टर आर के बारे में बता रहा है। यहाँ सिचुएशन वो थी, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ ये टेंजेंट वाली सिचुएशन केवल 2 डायमेंशन में वर्क करेगी, इसलिए इसको नहीं देखेंगे। और ऐसे ही आप बाकी पॉइंट्स पे देख सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं जो हमने पीछे आर थीटा चाहे किसी भी तरीके से निकाले, मैथमेटिक्स से निकाले, इंट्यूशन से निकाले, ये उससे भी मैच करता है। तो ये एक और तरीका है, बल्कि ये ज़्यादा पावरफुल तरीका है। अब ये विदाउट प्रूफ ही है, लेकिन ये इस्टेब्लिश हो गया। आप कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर्स कैसे पता करने हैं, फिगर में आप समझ गए। वो कांस्टेंट जो कोऑर्डिनेट कर्व्स हैं, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, या वाई इक्वल टू कांस्टेंट, या आर इक्वल टू कांस्टेंट, या थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, उनके अगर आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर सकें तो वही करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। एक्स यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, वाई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। ओके, दिस तो अगेन मैंने यहाँ पे ये लिखा है, मैंने ब्लू एरोज बनाए हैं, वो आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, और इंसिडेंटली वो टेंजेंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। इंसिडेंटली को मैं थोड़ा सी मैंने यहाँ पे केवल वो किया है, अभी आपको इसमें ज़्यादा वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप जब हम 2 डायमेंशनल सिस्टम से 3 डायमेंशनल में जाएंगे, और मैथमेटिकली आप और हायर डायमेंशनल स्पेसिस की भी बात कर सकते हैं, पर अगर आप 3 डायमेंशन तक भी सोचें तो होता क्या है, जो हमारे कॉन्स्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स हैं ना, जो हमने इस तरह की चीज़ें यूज़ की कि एक्स बराबर कॉन्स्टेंट या वाई बराबर कॉन्स्टेंट, अब मैंने सी डैश यूज़ नहीं किया है, ठीक है, एक्स बराबर कॉन्स्टेंट एक फैमिली है, वाई बराबर कॉन्स्टेंट एक फैमिली है, या प्लेन में आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस तरह की जो फैमिलीज थी, ये 3 डायमेंशन में जाके ये कर्व जो हैं ये सरफेसेस से रिप्लेस हो जाएंगी। यहाँ आप ये एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन कर्व है, कर्व, स्ट्रेट लाइन, कर्व, 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 सर्कल इज ऑल्सो ए कर्व, कर्व। लेकिन जब हम 3 डायमेंशन में जाते हैं तो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट वाली जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट के बराबर सेट कर दिया, तो वहाँ पे हमारे पास कर्व ना मिलके सरफेस मिलती है। और अगेन कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेस उसे हम कहेंगे, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व के बजाय कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेस। और मोस्ट जनरली वो सरफेस कर्व्ड हो सकती है,
कोई जरूरी नहीं वो सरफेस प्लेन सरफेस हो, वो सरफेस कर्व्ड सरफेस हो सकती है। जैसे जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करेंगे तो हमें एक स्फेरिकल सरफेस भी मिलती है, आर इक्वल टू सी रख के, वहाँ पे भी एक आर कोऑर्डिनेट होता है, आर बराबर सी। आप कहेंगे एक कोऑर्डिनेट को हमने कांस्टेंट के बराबर सेट किया, जैसे यहाँ करते हैं। अब यहाँ तो आर बराबर सी रख के आपको सर्किल मिलता है कर्व, वहाँ पे आर बराबर सी रख के 3 डायमेंशन में आपको एक स्फेरिकल सरफेस मिलती है। तो सरफेस की बात हो रही है। तो इसीलिए फिर ये नोशन जो मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंजेंट का नोशन खत्म हो जाता है। अगर आपके पास कोई सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो एक डायरेक्शन होती है। आप सिंपली इस कागज को ही सोचिए, ये प्लेन ही है, जबकि अगर आप इसके परपेंडिकुलर की बात करें, इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, मतलब एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब ये यूनिट वेक्टर की तरह काम कर सकता है। अगर ये कोई कोऑर्डिनेट है, इसका नाम ईटा है माना, ये कांस्टेंट ईटा सरफेस अगर है तो इसके परपेंडिकुलर ईटा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ईटा यूनिट वेक्टर यहाँ से पता लग जाएगा। लेकिन सरफेस के टेंजेंट पूरी एक सरफेस होती है। फॉर एग्जांपल जब हम स्फीयर पे पहुंचेंगे, अगर आप स्फीयर के किसी एक पॉइंट की बात करें तो स्फीयर के टेंजेंट पूरा एक प्लेन होता है, केवल एक डायरेक्शन नहीं होती है। से फॉर एग्जांपल मेरे हाथ का ये पार्ट एक स्फीयर का हिस्सा है, तो ये जो पूरी, अगर मैं यहाँ पे एक इस तरह से एक प्लेन इससे टच करूँ, मेरा दूसरे हाथ को अगर आप प्लेन समझ रहे हैं, ये पूरा प्लेन इसके टेंजेंट है इस पॉइंट पे। तो टेंजेंट एक लाइन नहीं है, अब टेंजेंट अपने आप में पूरा एक प्लेन बन चुका है, टेंजेंट प्लेन। डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो एक ही डायरेक्शन है, अभी भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर केवल एक डायरेक्शन है, लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंट जो है पूरा एक प्लेन है। तो इसीलिए वो टेंजेंट से डायरेक्शन निकालने वाला नोशन खतरे में पड़ जाता है। तो इसीलिए इसे मैंने कहा इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। मोस्ट जनरली 3 डायमेंशन और हायर में इसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये नोशन हमेशा काम करेगा। कोई भी कोऑर्डिनेट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने किसी कोऑर्डिनेट का नाम रखा ईटा, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन कितनी भी डायमेंशन में, कांस्टेंट ईटा वाले कर्व्स आप ड्रॉ कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं हो हायर डायमेंशन में वो कर्व्स हों, कर्व के बजाय वो सरफेस हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ईटा इक्वल टू सी वाले, मैं फिगर कहता हूँ चलो उसे, ईटा इक्वल टू सी वाले फिगर्स पे कंसंट्रेट कीजिए। वो जो भी फिगर है, वो कर्व भी हो सकता है, वो कोई सरफेस भी हो सकता है, या और भी वो हो सकते हैं, लेकिन इसका किसी भी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर है वही ईटा यूनिट वेक्टर होगा। ईटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इतना कह सकता हूं मैं। मैग्नीट्यूड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये रेसिपी, ये जो तरीका है, ये हर जगह काम करेगा। और इसी को हम वैसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चाहे तो यूज़ कर सकते थे। देखिए हमने यूनिट वेक्टर निकाले थे आर और थीटा, लेकिन हमारा प्रिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके का था, डेल आर अपॉन डेल आर करना, और थीटा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए डेल आर अपॉन डेल थीटा करना। और बाद में अगर जो चीज़ हमें मिली, अगर ये यूनिट मैग्नीट्यूड की नहीं है तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड कर दिया था। लेकिन इस आइडिया के साथ अब आपके पास मैं एक दूसरी रेसिपी दे सकता हूँ। मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे आपको उसका वो दे रहा हूँ, दिस ग्रेडियंट का ऑपरेशन आप जानते होंगे। ओके, लेट मी लीव दिस फॉर द सेकंड लेक्चर। ओके, लेकिन इस आइडिया के साथ ही वो कनेक्ट होगा, तो आप उसे उसके साथ कंटिन्यूएशन में देखिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा गैप नहीं दीजिएगा इसके और नेक्स्ट लेक्चर के बीच, क्योंकि ये लेक्चर ऑलमोस्ट 1 घंटे या 10 मिनट से ऊपर का हो चुका है, तो मैं लेट मी नॉट ड्रैग इट मोर। लेकिन ये जो नोशन मैं लास्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो आप इन फिगर्स में समझ चुके हैं, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, टेंजेंट नहीं, टेंजेंट वाले को भूल जाओ, परपेंडिकुलर वाला। ओके, टेंजेंट वाला केवल 2 डायमेंशन में काम कर रहा है, बाकी डायमेंशंस में दिक्कत करेगा, इसलिए भूल जाओ। लेकिन परपेंडिकुलर वाला नोशन हमेशा काम करेगा। और कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स के परपेंडिकुलर मतलब, आप लोग भी जो सबसे एलिमेंट्री हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी ग्रेडियंट का ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट क्या होता है। और आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप ग्रेडियंट रिलेटेड वीडियोस देखिए। ओके, उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे भी खुद जो मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर हैं उसमें वेक्टर एनालिसिस कुछ लेक्चर्स में मैंने कवर किया है, तो वहाँ से भी आप ग्रेडियंट को स्टडी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट का नोशन आपको अपने और कोर्सेज के लिए भी चाहिए। तो ये जो मैं जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकली इसको करने का तरीका, ये तो हम फिगर में कर रहे थे, परपेंडिकुलर बना दिया। मैथमेटिकली आप किसी कर्व का परपेंडिकुलर कैसे ऑब्टेन करेंगे, आपको जो मैथमेटिकली वो ऑपरेशन करना है वो है ग्रेडियंट का ऑपरेशन। ओके, तो इसको अब हम थोड़ा सी मैथमेटिकल रूप देंगे और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू अदर थिंग्स। सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस डिस्कशन। थैंक यू एवरीबॉडी।